अकबर रोड भी मिलेगी, बाबर रोड भी मिलेगी, तुगलक रोड भी मिलेगी, शाहजहां रोड भी मिलेगी, हुमायूं रोड भी मिलेगी। जब हमने औरंगजेब रोड का नाम बदला था तो कुछ लोगों ने आकर छाती पीटी थी कि यह नहीं होना चाहिए। परंतु संतुष्ट इस बात की है कि संयोग से मेरा यह यहां पर पहला कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम तब हुआ है जब इस जगह का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो चुका। और एक और बात की संतुष्टि है कि इसका नाम औरंगाबाद इसलिए रखा गया था कि औरंगजेब की कब्र यहां इसी जिले में पड़ती थी। एक ढंग से सोचा जाए, आप सब लोगों ने चाहे पढ़ा हो कि जो मुगल वर्ड है ना, यह अंग्रेजी भाषा में भी है, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा, शानदार। जैसे कहते हैं ना मीडिया मुगल, जैसे किसी विषय का बहुत बड़ा हो। क्योंकि औरंगजेब के समय की जो मुगल सेना थी, इवन शाहजहां और जहांगीर के समय की, वो उस समय वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एम्पायर माना जाता था। औरंगजेब की सेना अपने समय विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसके बारे में कहा जाता है 5 लाख की तो स्टैंडिंग आर्मी रहती थी, जहां आदेश करें चलने के लिए। 30,000 उनके पास हाथी थे और हजारों घोड़े थे। इसलिए मुगल शब्द अंग्रेजी तक में आ गया। मगर यह बिल्कुल सही बात है कि उसे चुनौती भी इसी महाराष्ट्र की धरती से मिली थी, और कब्र भी यहीं पर है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, वेदना तब होती है कि जिस व्यक्ति ने इतना अत्याचार किया, जिसने भारतीय संस्कृति के ऊपर इतना आघात किया, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद उनका पूरा वंश, उसके बाद चाहे पेशवाई साम्राज्य, सबने संघर्ष करते हुए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए। और जब ऐसे ऐसे लोग यहां सत्ता में आके बैठे, जो कोई उसको पातशाह गाजी जिंदा पीर कहता था, तो कोई आलमगीर कहता था, कोई रहमतुल्लाह अल सलेह कहता था, तो मन में वेदना होती थी। क्योंकि शिवाजी के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के बारे में लिखा। आप याद करिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां औरंगजेब का उल्लेख किया था। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि यहां पे औरंगजेब का, शिवाजी का उल्लेख करने की क्या जरूरत थी। जानते वहां क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि शिवाजी के कवि कविराज भूषण ने लिखा है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, और काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। परंतु इसके बावजूद उन लोगों को महान कहा गया जिनके अत्याचार की गवाह सिर्फ कहानियां नहीं, इस देश में लिखे हुए फरमान थे। परंतु कोई बात नहीं, एक और भी मैं संतुष्टि मानता हूं, इतना समय जरूर लगा आपके नगर का नाम बदलने में, मगर महान आत्माओं द्वारा अपने जीवन की जो आहुति दी जाती है, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है। संभाजी नगर नाम तब बना जब भारत स्वाभिमान के साथ उभरता हुआ 21वीं सदी में दिख रहा था। जब हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के वर्ष में हुआ, यह अपने आप में संतुष्टि का विषय है। और यह तब बना जब उससे पहले भगवान राम की जन्मभूमि जो फैजाबाद कहलाती थी, वो अयोध्या हुई। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम जो इलाहाबाद कहलाता था, वो प्रयागराज हुआ। और उसके साथ जब यह हुआ, और इसी के साथ साथ भगवान राम का भव्य मंदिर भी उभरता हुआ दिखाई पड़ा, तो यह दर्शाता है कि महापुरुषों के नाम के ऊपर नगरों का परिवर्तन तब होता है जब कालचक्र की एक बड़ी गति उसे संकेत दे रही होती है। और एक और बात देखिए, यह स्वतंत्रता के उस अमृत महोत्सव वर्ष में हुआ, और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हमने क्या प्राप्त किया। अभी भागवत कराट जी उल्लेख कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले अमेरिका में थे, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन करने का मौका मिला। बहुत बिरले लोग ऐसे हैं, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे लोग, जिनको अमेरिका में यह सम्मान मिला, 21 तोपों की सलामी मिली। और जब संसद के संयुक्त सत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो 79 बार तालियां बजी और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। यह सम्मान सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है,
ये 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। वो क्यों है? क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों ने वह शक्ति उन्हें दी है जो स्पष्ट बहुमत की निर्णायक सरकार दी है। उस कारण से भारत आज उस स्थिति में जाकर वहां पर दिखा पाया है कि पूरे विश्व में क्या दिखाई पड़ रहा है। आप याद करिए, उससे पहले पूरब की तरफ देखिए तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता मोदी इज द बॉस, और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पांव छुए। हमें याद आता, मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि वो एक पाकिस्तान का व्यक्ति बोल रहा है अपने हालात को देख के, उसको पापुआ न्यू गिनी नाम नहीं याद आ रहा, कह रहा है वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पांव छू लिए? तो एंकर उससे कहता पापुआ न्यू गिनी, कहता अच्छा हाँ पपुआ है, पपुआ शायद। फिर कहता बताइए साहब, वो पपुआ का प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इनके पैर छू रहा, पांव छू रहा है, और एक हमारा वजीर आजम है दुनिया में जगह जगह जाके पांव पकड़ रहा, हमारे कोई पैसे नहीं दे रहा कि हमको मुक्ति मिल जाए। फिर आप देखिए, और तो और अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने जो मोदी जी की प्रशंसा की है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के ननिहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी मोदी जी की तारीफ की है। मगर क्या बताएं, उनको अब भारत यानी जो उनका दधियाल है वो भी समझ में नहीं आता, और जो उनका ननिहाल है इटली, वहां का भी प्रशंसा समझ में नहीं आती। अब किसी का दिमाग ऐसा हो जाए, ऐसा बेहाल और बदहाल दिमाग हो जाए, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। परंतु मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस स्थिति में पहुंचा है, और आपने देखा कि अमेरिका के साथ जो इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण डील्स हुई, जिनमें क्या था कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए हैं। हमारी सरकार आने से पहले हम दुनिया के दूसरे बड़े कंज्यूमर थे, क्योंकि तब हम आबादी में दूसरे नंबर पे थे, अब तो पहले नंबर पे आ गए हैं। सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, पर आपको पता है कि इस देश में मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां कितनी थी? केवल 2, अब 240 है। अब हम सेकंड बिगेस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी हो गए हैं। और आज यह हाई एंड फोन एप्पल है, आईफोन 14 जो उसका लेटेस्ट मॉडल है, उसके 25% आईफोन भारत में असेंबल्ड हुए हैं, और वो फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर आई है। $2 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम थी, सेमीकंडक्टर चिप हमारे पास नहीं थी। तो अब मोदी जी की इस यात्रा से सेमीकंडक्टर चिप बनाने की फैक्ट्री भारत में बनने जा रही है, जिससे हम उसमें आत्मनिर्भर होंगे। हमारे यहां उच्च स्तर के लड़ाकू जहाजों के चेसिस तो बनता था, बॉडी पार्ट्स, एवियोनिक पार्ट्स बनते थे, पर जो इंजन होता है कि उसमें बहुत हाई प्रिसीजन क्वालिटी चाहिए और उसकी मेटलर्जिकल क्वालिटी भी बहुत हाई लेवल की चाहिए, वो नहीं बनते थे। तो अब जी कंपनी के साथ करार हुआ है, भारत में लड़ाकू जहाजों के अब इंजन भी बनना शुरू होंगे। और आपने देखा होगा प्रीडेटर ड्रोन, ये बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है जो बहुत ऊंचाई तक जाके बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। चीन की सीमा पर सुरक्षा हो या पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा, उसमें प्रीडेटर ड्रोन का बड़ा भारी रोल होगा। और अब तो ये आर्म्स एंड एमुनिशन से भी लैस किए जा सकते हैं। वो प्रीडेटर ड्रोन भारत को देने का अमेरिका ने निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण नहीं है? भारत नेटो के बाहर का इकलौता देश है जिसको अमेरिका ने यह टेक्नोलॉजी देने का निर्णय लिया है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार की भारत की रक्षा, भारत की समृद्धि। और गूगल कंपनी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सेंटर फिनटेक सिटी अहमदाबाद में खोलने जा रही है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो अकेले गूगल भारत में करने जा रहा है। यानी इतनी बड़ी बड़ी समृद्धि और सुरक्षा की व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी करके आ रहे हैं। 7 समुंदर पार से भारत के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस डील करके आ रहे हैं। और उसमें भी क्या महत्वपूर्ण बात है, ये सारी डिफेंस डील हम अमेरिका से कब करने में सफल हुए? जबकि